हेलो। 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 हेलो, मेरी आवाज़ आ रही ना? जी, स्वागत। आप सभी का मैं आभार मानती हूँ, और ख़ासकर अटूट बंधन का, सुषमा वाजपेयी जी का, जिन्होंने मुझे महाश्वेता देवी जैसे एक बड़े उत्कृष्ट और बहुत ही प्रतिभाशाली, जिनके बारे में बोलने के लिए मेरे पास लफ्ज़ बहुत थोड़े हैं, उनकी इस विशालकाय जो लेखकीय और सांस्कृतिक और सामाजिक और जनचेतना के बारे में बोलने के लिए मैं बहुत ही अल्पज्ञ हूँ। पर हाँ, मैं उनके परिवार से आज 10-12 साल से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ी हुई हूँ। इसलिए मुझे जो कुछ भी उनकी बहू यानी कि नवारुण भट्टाचार्य की पत्नी, जो मेरी अच्छी सहेली भी बन गई थी, बड़ी ज़रूर थी, लेकिन एक साहित्यिक मना लोग जैसे दोस्त हो जाते हैं, वह भी बहुत अच्छी साहित्य में रुचि रखती थी। तो उनसे जो कुछ सुना और जो कुछ पढ़ा, मैं बिल्कुल बहुत ही साधारण तौर पर ही सारी बातें आपके सामने रखूंगी, क्योंकि मैं कोई समीक्षक नहीं, हाँ लेखिका ज़रूर हूँ, अनुवादक हूँ। मैं उसी चीज़ों उसी के अंदाज में अपनी चीज़ें रखूँगी। हो सकता है आप लोग मुझसे निराश नहीं होंगे, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मेरी उनके प्रति जो श्रद्धा रही और हमेशा रहेगी, उनके पूरे परिवार के प्रति, उन सबको समेटते हुए कुछ उनकी अपनी अंदरूनी बातें और बाहरी जगत जो साहित्य से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में मैं आपके सामने रखूँगी। असल में क्या है, स्मृति कथा जो लिखना या कहना, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे टूटे हुए आईने में किसी छवि के प्रतिबिंब को निहारना, और या तो फिर जैसे कंकर फेंक देने किसी झील पर, शांत झील पर एक कंकर फेंक देने के सिवा है उसके जैसा, जिसमें कुछ कुछ लहरें उठती रहती हैं और एक टूटा फूटा कोलाज तैयार हो जाता है। महाश्वेता देवी को आप सब जानते हैं। उनका जन्म 14 जनवरी 1926 में ढाका, मतलब अविभाजित बंगाल में हुआ था, और मृत्यु जो है 28 जुलाई, अभी कुछ ही दिन बीते हैं, 2015 को हुआ था। उनकी पुण्यतिथि अभी 28 जुलाई को बीती है। उनके पिता थे मनीष घटक, जो बहुत बड़े उपन्यासकार और कवि हुए हैं। उनकी माँ धरित्री देवी भी कवि थी और समाज सेवी थी, और उनके जो चाचा हैं ऋत्विक घटक, वो प्रख्यात फिल्म निर्देशक हैं, जिन्होंने कोमल गंधार जैसी अच्छी सुवर्ण रेखा जैसी अच्छी पिक्चरें हमें दी। और उनके जो एक मामा हैं शंख चौधरी, वह भी शिल्पकार थे, मूर्तियां बनाते थे। और उनके पति बिजौन भट्टाचार्य, जो लेखक, नाटककार, फिल्म स्क्रिप्ट लेखक और इप्टा के फाउंडर मेंबरों में से थे। उन्होंने नागिन पिक्चर लिखी, और दो एक और पिक्चर मैं भूल रही हूँ, जिनका स्क्रिप्ट और कहानी उन्होंने ही लिखी। और उनके पुत्र हैं जो कॉमरेड हमारे नवारुण भट्टाचार्य, एक्टिविस्ट, पत्रकार, कवि, कथाकार और उपन्यासकार, जिनकी बदौलत मैं महाश्वेता देवी से मिली और प्रणति भट्टाचार्य यानी कि नवारुण भट्टाचार्य की पत्नी से मिली।
और जितनी भी छोटी मोटी अच्छी या बुरी जो भी जानकारियां हैं मुझे प्रणति दी जितनी बार मिलती थी बातचीत के दौरान वो हमें बताती रहती थी, और जिसे मैंने लिपिबद्ध नहीं किया वो कहती थी मेरे जाने के बाद इसको कौन लिपिबद्ध करेगा, क्योंकि नवारुण तो चले गए और महाश्वेता देवी की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। उन दिनों मैं महाश्वेता देवी से मिली और वह खाने की टेबल पर थी। मैंने प्रणाम किया तो बोले अरे कहीं काम करती हो? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले कि फिर यहाँ कैसे? मैंने कहा नवारुण भट्टाचार्य मुझे बहन जैसा मानते हैं और इस तरीके से आप मेरी माँ हुई, और मैं कुछ लिखती हूँ, एक्टिविस्ट नहीं हूँ उतनी ज़्यादा, थोड़ी बहुत कुछ समाज का कार्य कर लेती हूँ। तो फिर मैंने उनसे सम्मति मांगी, मतलब सम्मति को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं समझ, इजाज़त मांगी कि मैं आपकी कहानियों का अनुवाद करूं। उस टाइम वह बिल्कुल इतनी ज़्यादा नींद की दवाइयों और इंजेक्शनों से के ओवरडोज से परेशान थी कि वो ले दे कि दिन में 4 घंटे ही जाग पाती थी, जिसमें खाना पीना नहाना सब होता था। पर तब भी देखिए उनका दिमाग या उनका मस्तिष्क जो है इतना ज़्यादा चलता था। तो उन्होंने कहा अनुवाद करोगी लेकिन मुझे ज़रूर दिखाना, बगैर दिखाए प्रकाशित नहीं करना। तो मैंने कहा बिल्कुल आपको दिखाऊंगी। बोलते किस कहानी का करना चाहती हो? तो मैंने कहा चोली के पीछे। बोलते बहुत अच्छी कहानी चुनी तुमने। मैंने कहा जी मुझे वह कहानी बहुत अंदर तक भेदती है। तो बोलती हाँ ये द्रौपदी कहानी जो है उसी का ही नया संस्करण है, क्योंकि द्रौपदी की कहानी जो है हमारे भारतीय जीवन में यह हमेशा ही रहेगा अगर हम उठ के खड़े ना हुए तो। क्योंकि जिस तरह से प्रताड़ित हमारी नारियां होती हैं हिंदुस्तान में, बाहर भी होती हैं, लेकिन उनका जो कहानी का क्षेत्र रहा द्रौपदी हो या चोली के पीछे, वो हमारे भारत के ही लोगों के बीच की कहानी है। और उन्होंने उस चीज़ को बहुत उससे लिया कि मुझे इतिहास, कुछ कहानियाँ उन्होंने ऐतिहासिक भी लिखी, ऐतिहासिक पात्रों को लेकर, पर उनका मन उसमें नहीं रमा। उनका मन रमा कि दुनियादारों के बीच में जाके, दुनियादारी के बीच में जाकर उनकी कहानियों, विशेषकर आदिवासी, दलित, पीड़ित, उन लोगों के बीच जाकर उनकी रियल घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लिखी। और उन्होंने लिखी भी। पर उनका जो अंतिम समय था जिस वक्त मैं मिली, समझ लीजिए उसके साल भर बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। और इस दुनिया में नहीं रही और मैंने उनकी कुछ कहानियों का अनुवाद भी किया। और उन्होंने उस वक्त बताया, मैंने कहा कि आप कुछ लिख रही हैं? तो बोलते हाँ मैं लिख रही हूँ। तो मैंने कहा कि क्या लिख रही हैं आप? तो बोलते मैं अपना जीवन का जो संस्मरण है उसको और अपनी जीवनी लिखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कुछ लिखा क्या? बोलते हाँ एक पत्रिका में थोड़ा बहुत लिखा है, वो जो छपा है मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जीऊँ, मेरे पोते का जो बेटा है उसके ब्याह तक मैं जीऊँ। पर नहीं जी पाई। उनको 100 साल जीने की इच्छा थी और 92 साल की उम्र में उनको इस दुनिया को अलविदा कह दिया उन्होंने। तो यह कुछ एक चीज़ें हैं जो उसमें हमको एक मिनट, मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ। बुद्धिलाल पाल जी हैं, अनिल रंजन भौमिक जी हैं, शुभा जी हैं, सिनी वाली
है और भी कुछ लोगों को देख रही हूँ। अर्चना, अनुप्रिया, मीनाधर द्विवेदी पाठक, कविता सिंह, मृदुला सिंह, कौशल किशोर, वंदना वाजपेयी। मैं यहाँ पर एक बात का खुलासा कर दूँ, मेरे से गलती हो गई। वंदना वाजपेयी की जगह मैंने सुषमा वाजपेयी बोल दिया। असल में मेरी एक खुद की सहेली जो बहुत प्रिय थी क्लास में, उसका नाम सुषमा वाजपेयी था, तो वो गलती से निकल गया। वंदना जी मुझे माफ़ करिएगा। सुनीता जी आप भी आई हैं, बहुत बहुत खुशी हुई। वंदना गुप्ता जी और जितने लोग आते जाएंगे सबको मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अपनी बात यहाँ रखूँगी। मैं लिख के ही रखी हूँ क्योंकि कुछ चीज़ भूल ना जाऊँ, क्योंकि भटकने का डर रहता है। हो सकता है लिखावट में भी भटकाव हो, कृपया मुझे सुनिए। कुछ गलत लगे तो माफ़ करिएगा, क्योंकि महाश्वेता देवी को वर्णित करना या उनके लिए बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा परिसर है उनका। यहाँ मैं लिख के रखी हूँ उसको मैं पढ़ती हूँ। महाश्वेता देवी जी का लेखन जहाँ एक ओर दमित, शोषित और वंचितों की आवाज़ है, वहीं दूसरी ओर सत्ता संरचना और दमन के औजारों की करारी आलोचना भी उसमें। जहाँ एक ओर मानवतावाद की अनुगूंज है, वहीं दूसरी ओर संगठन और जन आंदोलनों की पुकार भी है। उनका संपूर्ण रचनाकर्म जहाँ एक ओर हिंसा और अपराध की संस्कृति पर चोट करता है, वहीं दूसरी ओर तटस्थता को भी कटघरे में खड़ा करता है। महाश्वेता देवी सड़ी समाज व्यवस्था के नासूर को रचनाओं के माध्यम से खोलती हैं। उनकी हर कहानी या उपन्यास उन व्यवस्थाओं की कड़ी पर ताल करती नजर आती हैं। वे सिर्फ लेखन को एक सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौती के रूप में देखती ही नहीं, उन सभी विषयों और जगहों में रहकर उनके बीच एक एक्टिविस्ट की तरह जीती रहीं और फिर अपना लेखन किया। कभी कभी उनका लेखन एक दस्तावेजी स्वरूप में भी उभर कर सामने आता है, तब हम दंग रह जाते हैं। उनकी एक कहानी द्रौपदी यह याद दिलाती है। अभी मैंने द्रौपदी की बात कही और वह लास्ट समय में जब मैं उनसे मिली तब उन्होंने इस कहानी को जोड़कर चोली के पीछे को देखा था और मुझसे कहा था कि ज़रूर करो इसे, और मैंने किया। और ये दुआबा पत्रिका जो जब जाबिर हुसैन निकालते हैं उसमें छपी हुई है। एक और पत्रिका इंद्रप्रस्थ भारती में भेजी थी तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा लंबी है, एक्चुअली में कहानी बहुत लंबी थी तो हम इसको नहीं छाप पाएंगे, पर दुआबा के जाबिर हुसैन जी ने उसे छापा, अच्छी जगह दी। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उनका मन जो चोली के पीछे अनुदित हो वह पूर्ण हुआ और मैं उसे पूरा कर पाई, और छपे हुए रूप में पूरा साहित्य जगत पढ़ सकता है, मेरी डायरी में बंद नहीं है। इस समय महाश्वेता देवी को याद करना और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि 21 सितंबर, यह मैंने नेट से नोट किया, को हरियाणा के केंद्रीय विद्यालय में महाश्वेता देवी की कहानी द्रौपदी का मंचन के बाद एक दक्षिणपंथी गिरोह ने इसे सेना का अपमान करने वाला देशद्रोही नाटक बताकर शहर भर में प्रदर्शन किए, और दबाव में आकर विद्यालय ने विभाग के शिक्षकों के खिलाफ जांच बिठा दी। द्रौपदी महाश्वेता देवी की प्रसिद्ध कहानी है, जिस पर पहले भी कई बार नाटक खेले जा चुके हैं। याद आता है मणिपुर के मशहूर निर्देशक हिस्मान कन्हैयालाल ने सन 2000 में यह नाटक खेला था। भारतीय रंगमंच में एक विलक्षण प्रयोग के अंतर्गत मुख्य अभिनेत्री सावित्री हेस्मानाम, जो कि उनकी पत्नी थी, वो मंच पर अनावृत हो गई थीं। सन 2004 में मणिपुर की 12 लड़कियों ने आसाम राइफल्स के खिलाफ नग्न होकर जो ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था, उसकी प्रेरणा यही कहानी और यही नाटक माना जाता है।
पर महाश्वेता जी कहती हैं सिर्फ द्रौपदी ही नहीं, उनकी कहानी स्तनदायी हो या चोली के पीछे, बार बार वे घूम फिर कर उन्हीं विषयों पर, उन्हीं सभी पात्रों से मिलती रहीं और उनसे उनकी मुठभेड़ होती ही रही। इसलिए ये नायिकाएं उनकी कहानियों में उठ उठ कर आती रहीं और वे उन घटनाओं को नज़रअंदाज न कर सकीं और उनकी कहानियों की बेमिसाल नायिकाएं बन गईं। और उत्पीड़ित जनजाति, आदिवासी, दलित और रौंदी हुई उत्पीड़न से त्रस्त नारी उन्हें चैन नहीं लेने देती और वे उनके ही बीच बैठकर उनकी व्यथा और उन सब के लिए सरकार से लड़ती, उनके हिस्से की लड़ाई और उनके संग रहकर उनका मनोबल भी बढ़ाती। वे उन सब की माँ बन बैठी थीं। संघर्ष के इन दिनों में ने ही लेखिका महाश्वेता देवी को भी तैयार किया। उस दौरान उन्होंने खूब रचनाएं पढ़ी, विश्व के मशहूर लेखकों, चिंतकों की रचनाएं, इलिया, एरेनबर्ग, टॉलस्टॉय, गोर्की, चेखव, मायावस्की और रूस के कई अन्य लेखकों की भी पुस्तकें पढ़ी। लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्होंने मार्क्स और लेनिन को कभी नहीं पढ़ा। ये बहुत मतलब आश्चर्य की बात है। और इस बात को लेकर उनके पति बिजन भट्टाचार्य एवं नवारुण ने भी कई बार आग्रह किया, लेकिन उन्होंने लेनिन और मार्क्स को नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि मैं दरिद्रता, भूख, बेबसी, शोषण के निकट रहकर ही देखा है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव से अर्जित किया उन सबको। उन्होंने एक बार किसी से कहा था, विजन हैज़ शेप्ड माई टैलेंट एंड गिवन इट ए परमानेंट फॉर्म, ही इज़ मेड इनटू व्हाट आई एम टुडे। शुरुआत में उन्होंने नटी उपन्यास से की, जो कि ऐतिहासिक चरित्र खुदाबख्श और मोती के प्रेम कथा पर आधारित थी। इसके अलावा उन्होंने लोक नृत्य और लोक कलाकारों को लेकर मधुरे मधुर लिखी, सर्कस के कलाकारों को लेकर लिखी प्रेम तारा और जमुना के तीर, रूपरेखा, तिमिर लगन लिखी, पर वे खुद ही अपनी ही आलोचक बन गई और सोचा कि इतिहास के चरित्रों को विषय न बनाकर समाज और सामाजिक चेतना के चरित्रों के प्रति दृढ़ निश्चय कर वे उनके लिए लिखने लगी और अपने ही पहले लिखे दोनों उपन्यास को के पूर्ण मुद्रण पर रोक लगा दी। पर उन्होंने मधुरे मधुर उपन्यास को पाठकों के समक्ष रहने देने का निर्णय भी लिया कि पाठक उनके उपन्यासों के बीच हुए परिवर्तन, लेखन शैली और विचारधारा के परिवर्तन को समझ सके। मेरे लेखन में, वो कहती थी, मेरे लेखन में आए परिवर्तन के ये साक्षी बने रहें कि किसी व्यक्ति विशेष से वे संग्राम एवं जीवन के संग्राम के यथार्थ के लिखने के लिए उद्यत हुई। उसके बाद उनकी मुलाकात जब वो पढ़ रही थी शांति निकेतन में, फिर वहाँ से उनकी ज़रूरत घर में पड़ी क्योंकि कई भरा पूरा घर था और कुछ लोगों की शारीरिक अवस्था ठीक नहीं थी, तो वे वापस पढ़ाई अधूरी रखकर अपने घर लौट आईं। और उनके जो मामा थे नाटककार या फिल्मकार ऋत्विक घटक, उन्हीं के एक नाटक में काम कर देखने गई थी, तो वहाँ उनकी मुलाकात बिजन भट्टाचार्य से होती, जो कि इप्टा के फाउंडर मेंबरों में से हैं और पूरे दम पे कम्युनिस्ट रहे, उनसे हुई। और उनकी मुलाकात होने के बाद वो उनसे बहुत प्रभावित हुई और उनके परिवार के जो मत के विरुद्ध जाकर उन्होंने बिजन भट्टाचार्य से शादी की। और बिजन भट्टाचार्य कॉमरेड होने के ये शादी जो है 1946 में हुई और उसी के एक साल बाद 1947 में नवारुण भट्टाचार्य का जन्म हुआ। और उस दौर में कम्युनिस्ट लोगों पर को काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था। बंगाल में या पूरे देश में ही कह लीजिए, बंगाल में कम्युनिस्टों की संख्या कुछ ज़्यादा थी, तो उनका जो नाटक है बिजन भट्टाचार्य का ऋत्विक घटक के नाटकों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे कई नाट्य दल खाली हो गए।
मतलब पैसे नहीं रहे उनके पास, उनको नाटक खेलने में अनुमति लेनी पड़ती थी, अनुमति मिलती भी नहीं थी क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे। इस तरह से वो जो दल है वो भूखों मरने लगा। और उनमें से बिजोन भट्टाचार्य का भी घर या ऋत्विक घटक का घर भी बहुत ही आर्थिक तंगी में आ गया। तब इन्होंने महाश्वेता देवी ने लिखना शुरू किया छोटी छोटी पत्रिकाओं में। उससे जो पैसे आते थे उससे उनका घर चलने लगा। उसके बाद उनको एक टेलीग्राफ और पोस्टल डिपार्टमेंट में एक छोटी नौकरी मिली। उन्होंने आवेदन किया, पर वो सरकारी नौकरी होने की वजह से वह अपने नाम से, महाश्वेता देवी के नाम से कहानियाँ नहीं लिख सकती थी, इसलिए उन्होंने छद्म नाम का यूज़ किया। सुमित्रा देवी शायद ऐसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं पड़ रहा। तो उसी नाम से वो लिखने लगी, उनसे कुछ पैसे आने लगे जिससे घर चलने लगा। पर कुछ ही दिन बीते थे, साल भी नहीं कह सकते, कि किसी की शिकायत पर कि यह कम्युनिस्ट है, जबकि वो कम्युनिस्ट नहीं थी, उनके पति कम्युनिस्ट थे, तो उनका नौकरी से निकाल दिया गया। उनके घर पर तोड़फोड़ हुई और वे सड़क पर आ गए। यह एक बहुत ही बड़ा क्या कहना चाहिए त्रासदी जो उन्होंने झेली। और वो बहुत संपन्न परिवार से थी, उनके परिवार में इतनी ज़्यादा तंगी नहीं थी जितनी तंगी उन्होंने बिजोन भट्टाचार्य के साथ रहकर हुई। लेकिन उनके जो दोनों एक दूसरे के चीज़ों को बहुत सम्मान करते थे। उनका लेखन, बिजोन का लेखन या महाश्वेता का लेखन, दोनों दो पिलर थे, दो ध्रुव थे जो अपनी अपनी सीमा में काम कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सम्मान भी था एक दूसरे के प्रति। पर यह जो आर्थिक तंगी और इस सब के चलते इन लोग पूरा परिवार जो है, किसी ने बताया कि बॉम्बे आ जाओ, फिल्म में राइटिंग करो तो कुछ पैसे हासिल हो जाएंगे, आप लोग तो नाटक नहीं कर पा रहे हैं। तब महाश्वेता देवी के मामा जो मुंबई में रहते हैं, उनके पास ये लोग गए, उनके कुछ दिन उनके पास रहे, फिर उनको फिल्म स्क्रिप्ट लिखने का ऑफ़र आया। तब उन्होंने नागिन लिखी और एक कौन सी पिक्चर है मुझे याद नहीं आ रही है, वो लिखी। तब वो सब करते हुए उन जब बैठी थी चुपचाप, वो चले जाते थे बिजोन, तब उनको मन में आया कि मैं झांसी की रानी लिखूं। किसी से चर्चा सुनी उन्होंने झांसी की रानी की, तो उन्होंने 40 पेज झांसी की रानी पर कहीं से पुस्तकें जुगाड़ करके लिखी। 40 पेज लिखने के बाद उनका दिमाग अचानक उलट गया कि नहीं, मैं किसी किताबों के ज़रिए से या कहीं से पढ़ के नहीं लिखूंगी, मैं उन जगहों पर जाकर वहाँ के लोगों से उन बातें करके उनका महल देखकर, और जितनी जनता है वहाँ की, झांसी और ग्वालियर के, सबसे मिलकर मैं उपन्यास लिखूंगी। तब उन्होंने 6 साल के नवारुण को छोड़कर वह महारानी लक्ष्मीबाई के रिश्तेदार चिंतामणि को पत्र लिखा और उसके अनुसार उनके यहाँ वह रहने चली गई। और वहाँ से उन्होंने एक एक जनता जो बुंदेलखंड में रहते, पूरा बुंदेलखंड जो है, वहाँ उनकी बोलियों, वहाँ पे बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी, ये सब जो चीज़ें हैं वहाँ झांसी की रानी की जो कथाएं वे लोग बोलते हैं आला के रूप में, या उन सब को सुन के एक एक वहाँ उन लोग झांसी की रानी को एक देवी के रूप में मानते हैं। उन सब से सारी जानकारी हासिल करके फिर उन्होंने लिखी झांसी की रानी। यह उनका बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें उन्होंने अपना परिवार भी झोंक दिया लेखन के लिए। एक नवारुण जो 6 साल के थे, उनको छोड़ के वो गली गली, शहर शहर, गांव गांव भटकी, उनके साथ रहीं, उनके साथ ज़मीन पे सोई, उनके साथ उनका सादा खाना खाया। यह एक बहुत बड़ी चीज़ हमें बताती है कि हमारा लेखन कैसा होना चाहिए। लेखन के लिए उन्होंने जो ज़मीन हमें दी है वह बहुत ही प्रेरणादायक है कि लेकिन एक तरह से उनका जीवन, अगर कहें पारिवारिक जीवन, बहुत त्रासदीमय था, बहुत झेला उन्होंने। फिर
1956 में यह झांसी की रानी प्रकाशित हुई और 6 साल बाद वो बिजन भट्टाचार्य से अलग हो गई। 1962 में बिजन भट्टाचार्य से अलग हुई और उनकी गृहस्थी जो है टूट गई। उस वक्त उन्होंने नींद की दवाइयाँ लेकर अपनी जीवन लीला खत्म करनी चाहिए, पर डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया। उसके बाद वे अवसाद में घिर गईं। उसके बाद 1965 में असित गुप्त, जो एक लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, उनसे उनका विवाह हो गया। उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, पर यह विवाह नहीं चल पाई। 1969 में यह विवाह फिर टूट गया। उसके बाद उन्हें अवसाद ग्रसित, इन सब बातों से वह अवसाद ग्रसित हो गई और उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात कल्याण मित्र से हुई, जो कि जीवन और दर्शन के ज्ञाता थे, और महाश्वेता देवी बिल्कुल बदल गई इस सेंस में। तब महाश्वेता जी ने बताया, सिर्फ और सिर्फ लेखन में मैं डूब गई और नवारुण के एक दोस्त, या कह लें पारिवारिक दोस्त, को नक्सली के रूप में धर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे समय में पूरा बंगाल नक्सली आंदोलनों में रमा हुआ था। आए दिन मृत्यु की घटनाएं आम होने लगी। सबका मन द्रवित हो उठा और कईयों के मन हुंकारित हो उठे। उसी समय नवारुण की कविता ये मृत्यु उपत्यका मेरा देश नहीं लिखा, जिसे पढ़कर उन्होंने नवारुण को पत्र लिखा और शाबाशी दी कि बहुत उम्दा कविता तुमने लिखी, और जिसे पढ़कर महाश्वेता देवी का मन उद्वेलित हुआ और व्रती के रूप में उन्होंने नवारुण के दोस्त को रखकर और उसकी माँ के रूप में सुजाता, जो नाम उन्होंने दिया, असल में उन्होंने अपने को रखकर उस उपन्यास की रचना की, जिसका नाम 1084 की माँ है, जो कि फिल्म भी बनी है। और यह फिल्म जो नेशनल अवार्ड भी मिला है इस फिल्म को। जिससे हम नवारुण को यह मृत्यु उपत्यका मेरा देश नहीं के नाम से जानते हैं, उसी तरह 1084 के माँ की तरह हम महाश्वेता देवी को भी पहचानते हैं। इस फिल्म में जया भादुड़ी ने काम किया था, महाश्वेता देवी या सुजाता, जिसका नाम वहाँ फिल्म में सुजाता था। लेकिन प्रति के रूप में जिसने काम किया, लेकिन तो नहीं कहूँ, प्रति के रूप में जिसने काम किया उसका नाम है जॉयसेन गुप्ता। यह एक अच्छी फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। पर जब वो ये सब लिख रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वह नवारुण और बिजन को बहुत मिस कर रही हैं। उन्होंने एक जगह कहा भी, मेरे सारे अवसाद, मेरे सारी पीड़ा, एक एक अक्षर 1084 के माँ में उपलब्ध है, जिसे मैंने अपना खून देकर भी समझ लीजिए, या रो रो कर, खून के आंसू रोकर इस उपन्यास की रचना की। उसके बाद उन्होंने अपने क्वालिटी राइटिंग की ओर कदम बढ़ाया और बढ़ती ही गईं। वे कहती थीं, इन्हीं लेखनों में मेरा शोक, दुख और सारी अनुभूतियाँ समाहित हो गई हैं। उनकी एक उपन्यास है चोटी मुंडा और उसका तीर। इसके विषय में वह कहती हैं, लिखने के सूत्र में हमें जो उनकी बहू जो हैं प्रणति भट्टाचार्य ने कभी उनकी कलीग भी रही हैं। ये भी एक अलग सी बात है। प्रणति भट्टाचार्य यानी कि नवारुण भट्टाचार्य, उनके बेटे की पत्नी प्रणति भट्टाचार्य और महाश्वेता देवी एक ही कॉलेज में पढ़ाती थी। उनकी सीनियर थी। वो महाश्वेता देवी की बड़ी इज्जत करती थी, पर कुछ घटा था प्रणति भट्टाचार्य के जीवन में, जिससे वह बहुत टूट गई थी। तब महाश्वेता देवी ने उन्हें अपने गले से लगाकर उनको इतना अपनत्व दिया और इतना सहारा दिया कि जिसका उद्धार वह जिंदगी भर
उठाती रहीं और वो कहती थी मैं इस उधार से कभी उत्तीर्ण नहीं हो पाऊँगी। यह प्रणति भट्टाचार्य के खुद के लफ्ज़ हैं। जब मैं उनसे नवारुण भट्टाचार्य के डेथ के बाद मिली, उन्होंने, तब उनके घर में महाश्वेता देवी थी, तो उन्होंने ये बात कही, बोलते कैसे भी हो इनसे मैंने इतना प्यार, इतना स्नेह पाया है कि इसे नवारुण के कहने पर भी मैं कभी अलग नहीं हो पाई, मैं अलग से छुप के मिलती थी। नवारुण जी के दिल में अपनी माँ के प्रति गुस्सा था, हर बच्चे के प्रति होगा माँ के प्रति, क्योंकि 6 साल की क्या उम्र होती है, 6 साल की उम्र में कोई माँ अपने लेखन के लिए उसे छोड़ जाए तो कोई बच्चा जो है अपने मन से उसे माफ़ नहीं करता, लेकिन प्यार भी बहुत करते थे। वो जब थोड़ी अस्वस्थ हुई तब वो उनको अपने कलकत्ता में गोल्फ ग्रीन के ही अपने फ्लैट के कुछ एक स्ट्रीट छोड़ के उन्हें वहाँ रखा। उनकी देखभाल के लिए उन्होंने अपने एक दोस्त को रखा, हर सुबह शाम उनकी जानकारी वो लेते थे, पर वही दोस्त बहुत ही बड़ा विश्वासघातक निकला। आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि उनके जो प्राइज़ हैं वो सारे चोरी हो गए। उनके जो जितनी भी वहाँ कहीं शायद पलामू में शायद उनका एक घर था, उसके कागजात कहाँ चले गए, चोरी हो गए। और सबसे दुखदाई यह था कि मैं असल में कहानियों पर जाते जाते उनके जीवनी पे चली जाती हूँ, क्योंकि यह जीवनी कहीं नहीं लिखी गई हिंदी में मेरे ख्याल से, और आप लोग जान भी नहीं पाएंगे अगर मैं नहीं कहूँ। और जो प्रणति जी ने कहीं लिखा है, वो जो बंगला में छपी हैं, उनके कुछ अंश से ही मैं इन बातों को कह रही हूँ, और इसमें जरा सा भी झूठ नहीं, रत्ती भर भी नहीं, क्योंकि प्रणति जी ने इन सब चीज़ों को दर्ज भी किया है लिखकर बंगला में। हो सकेगा तो मैं कभी उनको अनुदित कर हिंदी की पत्रिकाओं में दूंगी अगर उन लोगों ने मांगी। तो उनको नींद के इंजेक्शन, नींद की दवाई देकर 4 साल तक, मतलब जब मैं मिली तो वो हॉस्पिटल से बस आई ही थी, वो सब कुछ भूलती जा रही थी, वो सारा दिन नींद में रहती थी। मैं जब मिली तब भी वो 4 घंटा ही नींद में रहती थी। इतना बड़ा विश्वासघातक उनका दोस्त निकला, जिससे वह बहुत टूट गए। नवारुण भी टूट गए। फिर नवारुण जी को पेनक्रियाज का कैंसर हुआ। महाश्वेता देवी के मृत्यु के 1 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। 31 जुलाई 2014 में, और 2015 28 जुलाई को महाश्वेता देवी चली गई। और जुलाई का महीना वैसे उनके परिवार के लिए बहुत ही कलंकित है, क्योंकि सभी लोगों की मृत्यु, सिर्फ प्रणति भट्टाचार्य की मृत्यु को छोड़ दें तो सभी की मृत्यु, चाहे वो बिजन भट्टाचार्य के पिता हों या उन सब की जुलाई माह में ही मृत्यु हुई। यह भी एक असमंजस भरी घटना है, जिसे प्रणति जी ने मुझे बताया, वो लिपिबद्ध भी है बंगला में। अब कहानियों के बारे में तो आप लोग खुद को मालूम है, और कई चीज़ें जो उन कहानियों को लिखने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या प्रयास किया, वो कैसी थी, उन सब चीज़ों को जो प्रणति दी ने मुझे बताई थी और वो लिखी हुई भी हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। चोटी मुंडा और उसका तीर लिखने का सूत्र जो हमें उनकी बहू प्रणति भट्टाचार्य, जो कभी उनकी कलीग भी रहीं, एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ाती थी, तो बताया कि हम तीनों या चारों कभी कभी देश के हर कोने में भ्रमण किया करते थे। ज़्यादातर उन्होंने मेदिनीपुर, शांति निकेतन को 2 बार शिक्षार्थी बन ग्राम समीक्षा एवं क्षेत्र समीक्षा करने के लिए गए। तब उनके पिता वहाँ नौकरी भी करते थे। उस वक्त भी उन्होंने उन सब जगहों को बहुत अच्छे से देखा और परखा। और महाश्वेता देवी को ग्राम्य जीवन, जनजीवन हमेशा प्रिय था। उन्होंने अपनी लेखनी में उनको हमेशा फोकस में रखा, इसलिए वो बार बार पलामू, बार बार रांची, झारखंड वो जाती रहती थी। उनको अच्छा लगता था उनके बीच।
जब वह शादीशुदा नहीं थी तब भी और उसके बाद भी जब उन्होंने लेखन स्टार्ट किया। तो उन्होंने एक दिन कहते हैं प्रोग्राम बनाया, रोहतांग पास जाएंगे। तब उन्होंने कहा, माँ हम तो साड़ी पहने और केट्स हैं, हम कैसे जाएंगे? तो बोलते नहीं, जिद थी कि हम जाएंगे, उसके पार जाएंगे, और गई भी। ये महाश्वेता देवी की तब उम्र कम से कम ना भी हो तो 60-65 की होगी, लेकिन उनमें वो जीवटता थी। ये जीवटता उनकी लेखनी में भी दिखाई देती है। तब और एक बार उन्होंने पलामू गई, जहाँ उनकी इच्छा हुई। उन्होंने प्रणति से कहा, चलो हम चोटी नदी जो है वहाँ जो बहती है उसका उद्गम स्थल देखा है। और वो दोनों निकली। उद्गम स्थल तो उन्हें नहीं मिला, वो भटक गईं। भटकते भटकते वह छोटी मुंडा की कहानियों और उनकी गीतों को संग्रहित करके लौटी। उन सब को मिलाकर तब उन्होंने छोटी मुंडा और उसका तीर कहानी लिखी। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो उनके प्रयास से ही संभव है। हम उनका कहना बिल्कुल ठीक कि किताबों को पढ़कर या किसी ऐतिहासिक पात्र को लेने से अच्छा है कि हम जीवन में रची बसी धसी और इतिहास जिन्हें भूल जाना चाहता, जिन्हें याद नहीं करना चाहता, जिनकी की बातों को वह स्थान नहीं देता इतिहास में भी, उनको मैं बाहर लाना चाहती हूँ। यह उनकी ज़िद थी और वो उनसे जितना बना मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा कोई कर भी नहीं सकता था। ये सब चीज़ों को वह लेती हुई उन्होंने लिखा अरण्यर अधिकार, यानी कि जंगल के दावेदार। ये चोटी मुंडा के दौरान ही उन्होंने सारा कुछ संग्रहित किया था। और कर्नल सुरेश सिंह क्या एक किताब थी जिससे वह प्रेरित हुई थी। उसका नाम था द स्ट्रोम एंड द हैंगिंग मिस्ट। उस किताब से वह प्रेरित होकर उन्होंने बिरसा, सिंधु, कान्हा, तिलका माछी, दुलमहा, उलगुलान आदि सब का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अरण्य अधिकार लिखी। चोटी मुंडा और उसके तीर में महाश्वेता देवी ने लिखा, मुंडा लोगों की भाषा की कोई लिपि नहीं है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते, छत्तीसगढ़ी भाषा की कोई लिपि नहीं है, अभी तैयार हो रही है। अभी जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश बना है तो छत्तीसगढ़ की लिपि बन रही है। वैसे ही चोटी मुंडा लोगों की जो भाषा, मुंडा लोगों की जो भाषा है, उसकी कोई लिपि नहीं है। इसलिए उन महत्वपूर्ण घटनाओं को वो कहानी बनाकर या किंवदंती के रूप में या गीत बनाकर गाकर बताते हैं। यही उनका इतिहास भी है, वही उनका इतिहास। मतलब कुछ दिनों में वो विलय होते होते वो खत्म हो जाएंगे। इनको भी तो जिंदा रखना हमारे इतिहासकारों का काम है। तो इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान हमेशा रहता था और उन्होंने फिर इस समुदाय के संबंध में लिखा, जिन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहती थी, जिसको वो ध्यान ही नहीं देना चाहती थी कि आदिवासियों पर कौन लिखे। सुधा जी आ गई हैं। शुक्रिया सुधा जी, आपने तो उनका इंटरव्यू भी लिया है। आपके सामने मैं बातें रख रही हूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि मैं पता नहीं। जी बिल्कुल, डायन कहानी जो कि बांग्ला में बायन नाम हो गया था, रूपसी मन्ना, स्तनदायिनी, ये सब सार्थक कहानियाँ हैं। स्तनदायिनी में उन्होंने उसको अपना दूध पिलाना और अपना स्तन देने की बात है। बहुत सारी कहानियाँ हैं और उपन्यास हैं। मतलब 1 घंटा बोलना बहुत कम है। जंगल के दावेदार की कहानी लिखने के सूत्र में जो हमें उनकी बहू प्रणति ने बताया, वह यही था। वो चोटी मुंडा और ये सब की जो सामग्री इकट्ठी की थी, उसी से उन्होंने जंगल के दावेदार लिखी। जंगल के दावेदार में बिरसा की लड़ाई, और सिर्फ लड़ाई को और उसके आर्थिक शोषण के खिलाफ भूमि आंदोलन से ही नहीं जुड़ी, बल्कि हर तरह के वर्चस्ववाद के खिलाफ है। और बिरसा की लड़ाई जहाँ एक और ब्रिटिश हुकूमत और साम्राज्यवाद से है, वहीं दूसरी ओर
शोषण तंत्र, सामंतवाद, जमींदारी व्यवस्था और धार्मिक छलावे भी उसमें हैं। 1979 89 में नहीं, गलत बता रही हूँ, 1979 में अरण्य अधिकार यानी कि जंगल के दावेदार उपन्यास पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार से जितनी खुशी महाश्वेता देवी को खुद को नहीं, उससे ज़्यादा खुशी आदिवासी समाज को हुई और वे बहुत खुश हुए और उन्होंने महाश्वेता देवी का नाम मारंग दाई यानी बड़ी दीदी दिया। वह वहाँ मारंग दाई के नाम से जानी जाती हैं। अधिकांश कहानियाँ उन्होंने जैसे चंडी डोम, जो डोम जाति पर लोधा सवर जनजातियों को केंद्र में रखकर लिखी गई, वे उनके बीच रहकर उनकी व्यवस्थाओं के में शामिल होकर उनके अधिकारों को जानकर और उनके जीवन पद्धतियों को समझ बूझ कर ही अपने कलम के द्वारा कागज़ में उतारा। उनकी छोटी कहानियों में चंडी डोम को बायन मतलब डायन के रूप में, गोहाल देवी चुन्नी को ब्याध खंड में रखा, चुन्नी जिस पर बहुत वहाँ के तहसीलदारों ने रेप किया और बहुत सारी प्रताड़नाएं दी, उसके ऊपर उन्होंने लिखा। रुदाली एक कहानी लिखी जो कि राजस्थान की परंपरा में, रुदाली जो परंपरा है उसमें किराए की रुदालियाँ बुलाई जाती थीं जो मौत का मातम मनाती थीं। बाद में यह फिल्म भी बनी और जिसमें सनीचरी छाती पीट पीट कर रुदाली करती है पैसों के लिए। यह भी एक राजस्थान की जनजातियों की आदिवासी जनजातियाँ जो हैं उनकी ऊपर लिखी गई है। यह आज भी है वहाँ, ये रुदालियाँ जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं जो रो नहीं सकते, वो मौत के उसमें मातम मनाने के लिए रुदालियों को बुलाते हैं। एक कहानी है शिकार, जिसमें एक मुक्त नारी का प्रेम दिखाया गया। एक नारी का प्रेम है जो बहुत ही मुक्त भाव से रहता है, लेकिन उसमें जो शिकार जैसे कहते हैं हम, पुरुष शिकार करता है, लेकिन यहाँ पे उलट है। यहाँ जो नारी चरित्र है वह जो है वो पुरुष को ही शिकार बना लेती है। ये एक अलग सी कहानी है, इसे ज़रूर पढ़िए। और एक कहानी है धौली, जिसमें नारी का जो संकटमय जीवन है उसको इन्होंने यहाँ रखा, जिसमें विश्वास, अविश्वास और विश्वासघात का बहुत अच्छा चित्रण है, जिसे उसके जो जेठ हैं वह उसे गर्भवती कर देते हैं और वह कहानी धौली में है। यह भी एक अलग तरह की नारी की पीड़ा की कहानी है। संघर्ष में महाश्वेता देवी जो अपना जीवन संघर्ष उनका था, उस पर उन्होंने अपने संघर्षों को भी उन लोगों के जीवन से मिलाकर देखकर उन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी, जिसमें एक है जगमोहन की मृत्यु। इसमें पुलिस नहीं, जगमोहन की मृत्यु नहीं, धौली कहानी थी। और एक कौन सी कहानी थी मुझे याद नहीं पड़ रही। जगमोहन की कहानी में एक कुछ पंक्तियां हैं उदाहरण के रूप में। पुलिस ने हमारी बेटियों की इज्जत ले ली, कहने से कोई मानता नहीं, महाजन बेगार लेता है, कानून नहीं मानता, जंगल में गाय चराता हूँ, ईंधन बटोरता हूँ, हमारा भी हक है, महाजन पानी नहीं देता, कुआं पंचायती है। मतलब कितना दुखद है कि इतना सब करने के बावजूद भी जो कुआं है वहाँ से वह पानी नहीं ले सकते, ना पानी पी सकते। अब मैं कुछ मैंने वैसे सारी बातें रख दी हैं,
मुझे लगता है समय, पता नहीं है क्या समय मेरे पास, तो मैं थोड़ा कुछ और कहूँ। समय है क्या मेरे पास? समय नहीं आ रहा। चलिए 5 मिनट का मुझे लगता है समय है। उनकी जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उन पर मैंने कहा, और वैसे ही वो कहानियां जो हैं आप लोग भी सभी जानते हैं। कुछ उन कहानियों पर नया मैं क्या कहूँगी, जो मैंने पढ़ी हैं, जो हिंदी में नहीं आई हैं शायद, मैं उनके बारे में कुछ कुछ बातें रखूँगी। उनकी कुछ जो कहानियाँ हैं उसमें एक है रोम था। यह भी बहुत ही उत्कृष्ट कहानी है, जिसके बारे में वह खुद ही महाश्वेता देवी कहती हैं कि यह एक कहानी, अद्भुत कहानी जो मुझे मिली और जिससे मैं बहुत रोमांचित हो जाती हूँ कभी कभी। एक कहानी जिसके लिए वो कहती हैं कि ये कहानी का नाम कोईतरी, कोईतरी बोलने से कबूतरी। उनके ही कोई परिचित थे जो अपनी बीवी को ग्राम्य जीवन वाले, मतलब ये शहरी नहीं, वह अपनी पत्नी को कोईतरी मतलब कबूतरी कहा करती थी। उसी को नाम लेकर उन्होंने कहानी लिखी, किंतु उसकी कहानी नहीं थी। मतलब वो कहती हैं वो मुझे नाम इतना अच्छा लगा कोईतरी, मैंने उसी को अपने कहानी का शीर्षक दिया। ऐसी चोली के पीछे कहानी भी जो है, उसमें एक राजस्थानी लड़की की कहानी है, आदिवासी, जिसे एक पेंटर जब अपनी पेंटिंग के दौरान एक गांव में जाता है तो उसे राजस्थानी वेशभूषा में मिलती है। तो वह उसकी फ़ोटो लेता है। तो जब फ़ोटो लेता है तो वह गंगोर जो है, उसका नाम, लड़की का नाम गंगोर है, वह पलट कर हाथ फैलाकर कहती है पैसे। तो उसको लगता है कि पैसे के लिए लोग बाग इन लोगों की फ़ोटो लेते हैं। वह भी थोड़ा उसमें आश्चर्य में पड़ जाता है। पर ठीक है, पर 2-1 बार उसकी फ़ोटो जब वह लेता है तो उसके प्रेम में वह पागल हो जाता है। लेकिन वह शादीशुदा रहता है, पर उसको उसकी फ़ोटो, एक्चुअल में फ़ोटो से प्रेम था। और जब कहता है कि और फ़ोटो लेनी है, गंगोर कहती है और फ़ोटो लेनी तो मेरे कमरे में आना। तो अपने कमरे में उसे बुलाती है और वह उसकी बहुत सारी फ़ोटो लेता है, यहाँ तक कि उसे अपने स्तन खोलने के लिए कहता है, उस कपड़ा हटाने के लिए। वो हटाती है, उसके स्तन की वो तस्वीरें लेता है, जिससे वह इतना ज़्यादा मुग्ध हो जाता है। यहाँ प्रेम नहीं है, उससे प्रेम नहीं, उसकी स्तन की रचना से उससे प्रेम है, क्योंकि वह एक कलाकार है, वह एक फोटोग्राफर है। यहाँ पर ये भेद आपको समझ में रखना होगा। वहाँ उससे उसकी देह से प्रेम नहीं, उसकी स्तन से प्रेम है। तो जब वह अपने शहर चला जाता है, वो उनको बहुत जगह एग्जीबिशनों में रखता है, तो सब बहुत तारीफ़ पाता है। पर एक जगह उसको एक उसमें पत्र नहीं, समाचार पत्र में एक जगह मिलता है कि वहाँ फिर से मेला भरा है। वो वापस लौट के जाता है, तो वहाँ जब उससे मिलता है तो देखता वो बहुत दुखी है। और बाबू आ गए? तो बोलते हाँ। तो बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे कुछ और चित्र लेना चाहता हूँ। तो जब वह अपने कमरे में ले जाती है और जब वह चित्र उसके उतारने लगता है तो कहते कपड़ा उतारो, तब वो मना करती है। तो बोलते नहीं, कपड़ा उतारो। तो जैसे वो कपड़ा हटाती है तो उसके दोनों स्तन जो है वह कटे हुए होते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जोर से चीखता है। मतलब
वह जब फोटोग्राफ़र वहाँ से चला जाता है पैसे देने के बाद, तो वहाँ के कबीले के लोग जो हैं उसे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, चाहे वो पुलिस हो या चाहे छोटे छोटे नायब या कोई भी, तो बाद में इतने ज़्यादा उस परेशान करते हैं, फिर उसको उठा के ले जाकर उसका गैंगरेप करते हैं और पुलिस वाले उसके दोनों स्तन मना करने पर काट देते हैं। ये कहानी आप पढ़ें, अंदर तक झकझोर जाएगी। इसीलिए मुझे भी झकझोरित की थी, तो मैंने उनसे परमिशन ली थी कि मैं इस कहानी का अनुवाद करूं। तो उन्होंने कहा था अनुवाद करके मुझे पढ़वाना ज़रूर, पर मेरी इतनी बदकिस्मती है कि मैं उन्हें अपना अनुवाद पढ़वा नहीं पाई, क्योंकि साल भर बाद वे नहीं रहीं। और उनके एक लेखन का यह भी था, जब उनको पैसे की ज़रूरत थी, बहुत सी कहानियाँ, बहुत से चीज़ें जो है, उपन्यास उन्होंने 1.5 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, यहाँ तक कि 1084 की माँ जो है उन्होंने सिर्फ 4 दिन में लिखी। 4 दिन में एक उपन्यास को लिखना, मतलब ये अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने एक ऑपरेशन कहानी, बसाई टू डू, यह सब 1.5 से 2 दिन में लिखी। ये उनकी खुद की कही हुई बातें हैं, ये उनकी किताब है, उन्होंने भूमिका में जो लिखा है मैं उसी से बता रही हूँ। क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, घर चलना था, कई चीज़ें हैं, मतलब कितना उन्होंने भी अपने जीवन में संघर्ष किया। इतनी आसानी से उन्हें यह स्थान नहीं मिला। उन्हें मैगसेसे अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी मिला है, तो ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने मतलब संघर्ष करके ही हासिल किया। तो इतना संघर्षमय उनका जीवन और इतनी जिजीविषा थी उनकी, और इतना हर चीज़ों को जानने की इच्छा थी, जिसलिए उनका जो लेखन है वो इतना उत्कृष्ट हो पाया। हम उनसे बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। हम लोगों में थोड़ी कहीं ना कहीं काम चोराई कहते हैं जिसको, है कि हम थोड़ी बहुत काम चोरी कर लेते हैं, इसलिए शायद कुछ रच नहीं पाते उतना अच्छा या उत्कृष्ट, या उनकी कथा जानकर ही। मैं तो कहूँ महाश्वेता देवी क्यों, बहुत बड़े बड़े रचनाकार हुए हैं जिन्होंने इन्हीं सब को झेलते हुए ऊपर तक गए हैं। एक बार वह एक पलामू के किसी अंदरूनी गांव में गई थी, तो वहाँ उन्होंने उनके साथ मिट्टी में बैठी, आसन डालकर खाना दिया गया। तो पहले चावल परोसा गया और चुटकी चुटकी भर नमक, फिर कुछ आ ही नहीं रहा है। तो कहते हैं भात को किससे सानूंगी? तो बोलते देखी ना जैसे हम सान रहे हैं। तो बोले कैसे? बोली चुटकी भर नमक से। तो बोलते कैसे खाओगे? बोलते नहीं, क्यों, उसमें हमने भूख मिला ली है अपनी। मतलब कितनी बड़ी बात। वो सुनने के बाद महाश्वेता देवी के रोंगटे खड़े हो गए। कहती हैं भूख से सान लेंगे और नमक से खा लेंगे, और उन्होंने खाया उनके साथ बैठकर, यह भी बड़ी बात है। इसलिए ऐसे ही नहीं वो मारंगदाई बनी, उन्हें वहाँ लोग माँ के नाम से जानते हैं। जहाँ उन्होंने काम किया, जहाँ उनके साथ रहीं उन जंगलों में। तो ये चीज़ें जो हैं उनको हमेशा प्रेरित करती रहीं कि उनके बीच रहकर उनकी ही कहानियाँ लिखो, उन्हीं को जानो, क्योंकि इन्हें ज़िंदा रखना है। इन्हीं लोगों को, चाहे वो बसाई टुडू हो, चाहे वो उसके चोटी मुंडा हो, जंगल के दावेदार के वो हो, तिलका माझी हो, ये सब कैरेक्टर जो हैं जिन्हें इतिहास भुला देना चाहता है, जब कहाँ दबा देना चाहता है। आजकल इनको क्यों, आजकल तो हमारे भी इतिहासों को परिवर्तित कर दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। ऐसा दौर आया है, आप गूगल में सर्च करें तो जो पहले सर्च किया था, जो जानकारियाँ वहाँ उपलब्ध थीं, वहाँ से वो मिटा दिए गए हैं।
नए नए जानकारियाँ आपको मिलेगी वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है, दस्तावेजी जो चीज़ें हैं, इसको आप नहीं हटा सकते, क्योंकि महाश्वेता देवी जी लिख के गई हैं, वो हमारे पास हैं। उन्हीं से हम अरण्य का अधिकार यानी जंगल के दावेदार को हम जानते हैं, बसाई टुडू को जानते हैं, चोटी मुंडा को जानते हैं, और काफ़ी उत्कृष्ट उनका लेखन रहा। मैं उनकी जो पसंदीदा कहानियाँ उन्हीं को मैं यहाँ पर रेखांकित कर रही हूँ। देवाना खोईमाला ओ ठाकुर बटेर कहानी, ये एक कहानी है जिसमें उन्होंने समाज के असहाय नारी की स्थिति और अंध समाज जिनमें विवेक नहीं है, उनकी निष्ठुरता और सुरेश्वर की तरह शिक्षित मनुष्य का जो निरापद दूरत्व है, वह यहाँ पर उन्होंने उकेर कर रखा है। उनका चेहरा, कोईतोरी नाम की विषय मैंने बताया, शूरो नाम की एक विधवा वृद्धा नवारुण की सेवा किया करती थी, उसके लिए रखी गई थी। उसकी बीवी उसका आदमी जो है, वह उसे कोईतोरी कहता था। वो नाम उन्हें पसंद था, लेकिन कहानी उनकी उससे अलग है। और रोमथा में एक मुक्तकामी मानुष, मतलब ऐसे मनुष्य की कहानी है, मतलब मनुष्य में यहाँ पे बांग्ला कह रही हूँ, तो मतलब स्त्री ही आती है और पुरुष भी आता है। तो उसकी कहानी उन्होंने लिखी है रोमथा में, जो अपने पैरों में बेड़ियाँ नहीं रखना चाहती, मुक्तकामी हैं वो। देखिए, और एक लिखी उन्होंने HF37 रिपोर्टाज, ये भी एक कहानी है, लेकिन उसका लिखने का ढंग जिसमें उन्होंने रिपोर्ट की तरह ही की है कहानी। उनकी कुछ कहानियाँ जो हैं आपको रिपोर्टाज की रूप में भी मिलेंगी, जिसको आप अनुवादित करते वक्त कई बार लड़खड़ाएंगे कि ये कहानी तो नहीं, कहीं कहानी दिखती है और कहीं कहानी नहीं। मैंने उनकी जब ये कौन सी कहानी, ये जल सत्र यानी कि प्याऊ, जब कहानी को मैं अनुवादित कर रही थी, अमृता बेरा ने मंगाया था मुझसे। जब मैंने कहा तो बोलती हाँ कुछ अटपटा सा बनकर तुम सुधारो, क्योंकि ये पूरे रिपोर्ट के रूप में कई बार आ जाती हैं, मुझसे नहीं हो पाती। तो ऐसी भी कहानियाँ जिनको कितना लिखने का समय है, वो उसको लिख दिया और उसको छापने डाल दिया। उनको ध्यान ही नहीं रहता था कि उन्होंने कितनी कहानियाँ कहाँ कैसे लिखी हैं। जब उनको संग्रह के लिए बोला गया तो कहता मैंने कभी दस्तावेजी तरीके से कोई चीज़ें ही नहीं रखी, मेरे सामने जो जो आता गया तो उनको मैं देती गई। और एक जब कलकत्ता में एक लिटिल मैगज़ीन की लाइब्रेरी है, जिनके संचालक जो खुद भी कवि हैं, संदीप दत्त, उनको उन्होंने पत्र लिखा और उनसे कहा जितने भी लिटिल मैगज़ीन में मेरी कहानियाँ उनको सिलेक्ट करके दो, तो मेरा एक छोटी कहानियों का संकलन तैयार हो। तो फिर उन्होंने दिया, तो वो कहानियों का ये जो 50 कहानियों का है वो प्रकाशित हुई। इसी की भूमिका में उन्होंने लिखा कि मेरे पास कोई चीज़ों जो पन्नों में दस्तावेजी तरीके में है वो कहानी का रूप ही नहीं ले पाए, वो भी हैं। क्योंकि उन्होंने इतना लिखा, इतना विशाल उनका लेखन का दायरा है जिसे हम ही नहीं समझ पाएंगे। तो वो अभी वो लिखते हुए उस बुढ़ापे में, जब वो ये संग्रह निकल रहा था, उनकी उम्र 70-72 साल है। वो कहती मैं कहाँ से संभाल पाऊंगी इन सब चीज़ों को। पर वो उनकी जीने की इच्छा 100 साल तक की थी। कहती थी मैं अपनी आत्मजीवनी लिखूंगी, नहीं लिख पाई। एक कहानी और उनकी, जिन पे उन्होंने द्रौपदी और ऑपरेशन बसाई टुडू, ये सब की बात मैंने तो कही कि वो कहती थी कि ये कहानियाँ जो हैं कभी, और स्तनदायिनी, ऐसी कहानियाँ जो हैं हमारे जीवन से कभी नहीं जाएंगी, ये बार बार लौट कर आएंगी और हमारे बीच ही हैं। और जिसे लिखना इसलिए है कि लिखने से एक प्रतिवाद का स्वर सामने आता है। जी सुधा जी साहब ठीक कह रही, सम्मान पुरस्कार कागज में नहीं नगद चाहिए।
क्योंकि उनको जो पैसे मिलते थे वो तो उन गरीबों में ही बांट देती थी। वो इतने साधारण तरीके से रहती थी। सुधा दी ने भी बताया एक बार कि जब वो इंटरव्यू करने गई दूरदर्शन की तरफ से, तो उन्होंने एक सादी सी साड़ी पहनी थी, तो कहा कि चेंज कराओ। क्यों? वो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो मेरी साड़ी देखेगा, मेरा चूल देखेगा, चूल मतलब बाल। तो वो ऐसी थी कि मैं जैसी हूँ वैसे ही आप मुझे चिन्हें, ये मुझे जाने। जब मेरे साथ भी उनकी फ़ोटो देखिएगा, वो एक नाइटी पहनी हुई हैं। और अधिकतर लोगों की फ़ोटो मैंने जो भी देखी हैं, या जिन्होंने भी फेसबुक में लगाई हैं या गूगल में देखी हैं या उनके संकलनों में देखी हैं, तो वो सब अधिकतर साड़ी तो कम, जब उनकी उम्र रही होगी 60, 62 या 75 साल 70 साल तक पहनी। बाकी उन्होंने सिर्फ नाइटी में ही अपनी सारे इंटरव्यूज़ और फ़ोटो खिंचवाई हैं। वो कहते हैं मुझे इसी तरीके से आप देखिए। ये इतना सादा उनका जीवन था। एक टेबल लैम्प और थोड़ी बहुत खाने की सामग्री और किताबों का भंडार। उनकी एक कहानी है भात, जो वहाँ बंगाल में 8वीं श्रेणी में शायद पुस्तक जो है पाठ्यक्रम में चलती है, उसका भी मैंने अनुवाद किया है। मतलब उसमें एक गरीब इंसान जिसको खाना नहीं मिलता, तो वह एक जगह बुलाया जाता है जहाँ श्राद्ध के चल रहा है, और उसके लिए लकड़ियाँ काटी जाए, श्राद्ध नहीं, लकड़ी काटने के लिए ही बुलाते हैं, जंगल साफ़ करने के लिए। तो वो काटने लगता है, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी रहती हैं। तो उसकी जो बुआ रहती हैं उस घर की, अनब्याही बुआ, वो कहती हैं कैसा दिखने में है ये, कैसा जानवर जैसा दिख रहा है। मतलब वो भूख में जानवर सा हो गया था, एक प्रेत की तरह दिख रहा था, इतना भूखा था। और सबको ऐसे ऐसे करके देख रहा था, जो खाना जा रहा है सब चीज़ों को ऐसे देख रहा था। फिर भी उसने इतना काम किया, उसको थोड़े से खाना दिया जाता था। जब उसके उस घर के जो मालिक हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो श्राद्ध भोजन में खाना बनता है। तो उस श्राद्ध भोजन में जो खाना बनता है, और वो जो हंडी जो श्राद्ध के लिए तैयार की जाती है, वह लेके वह भाग जाता है और उसको वह खाने लगता है। मतलब इतना भूखा, तो वो जब खा रहा होता है एक प्रेत की तरह लगता है। ये उनकी कहानी भात, ये ज़रूर पढ़िए, मैंने इसे अनुदित की है, और ये ज्ञानोदय में छपी है, और समकालीन जनमत के पोर्टल में भी है, पेज में, और समकालीन जनमत पत्रिका में भी है। और आप अगर नेट में ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। ये भी एक कहानी बहुत अंदर तक बेचती है कि भात, ये जो बिहार में वो लड़की भात कहते हुए मर गई, जिस पर गीता और ये सब बने, तो ये तब से चली आ रही, आज भी है। ये चीज़ें चेंज ही नहीं हुई। क्यों हम भात और नमक के लिए रोते हैं? ये जो जंगल के लोग हैं, आपको चिरौंजी, खजूर, बहुत सी चीज़ें हैं जो वो बेच के चले जाते हैं, सिर्फ एक पैकेट नमक और तिल के लिए। उनकी ज़रूरत इतनी ही है और हम कितना लूटते हैं। तो ये बहुत दुखदाई है। और जिन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी कहानियों में रखा और हम पढ़ने को हमें मिल रहा है। एक कहानी है शिशु, एक कहानी है नून नमक, एक है बिछौन। ये सब कहानियाँ जो हैं उनकी विशेष है, कहानियों में से है। और एक है सांझ शौकालेरमा, ये भी उनको बहुत प्रिय थी। उन्होंने इन सब कहानियों पर अपनी सारी जितनी भी उनकी लिखने का वो था, वो उन्होंने उसमें उड़ेला है और अपने मन से उन कहानियों को लिखा है। उनको यहाँ उन्होंने उल्लेखित किया। मैं लगता है समय ज़्यादा तो नहीं हो गया। और किसी को कुछ पूछना, मैं देख लेती हूँ थोड़ा। चलिए मैं अच्छा और कहूँ,
अब मैं किताबों की बातें नहीं करूँगी, आप कहेंगे तो उनके परिवार की बातें करूँगी, क्योंकि परिवार की बातें कहने वाला मैं और तथागत यानी कि महाश्वेता देवी के पोते हैं, जो कह सकते हैं। इसके सिवाय उनके परिवार में पोते की पत्नी और उनका बेटा चे, और यही कह सकते हैं। तो और अगर आप उन लोगों से किसी से परिचित हैं तो वो आपको बता सकते हैं, लेकिन घरेलू बातें जो हैं, जो प्रणति दी ने मुझसे कहीं या नवारुण जी ने मुझसे कहीं, वह मैं ही शेयर कर सकती हूँ। आपको पता है, जब नवारुण जी बहुत खस्ता हालत में थे, खस्ता मतलब शारीरिक रूप से, 2013 की बात करूँ मैं, जब पेनक्रियास का कैंसर था उन्हें, कॉमरेड होने के बाद, नास्तिक होने के बाद, वो भी जीने की इच्छा रखते थे। किस लिए? कि मैं यह उपन्यास पूरा कर पाऊँगा क्या। उन्होंने डॉक्टर के सामने यही कहा था, मेरे दिन बता दो। तो बोले, क्यों, आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं अपना उपन्यास पूरा करना चाहता हूँ। मोगबिले का उपन्यास है क्या? तो ऐसी मरते समय भी लेखक की जिजीविषा देखिए कि वह अपना उपन्यास पूरा करना चाहता है। वैसे ही महाश्वेता देवी भी मरने से पहले अपनी आत्मी जीवनी लिखना चाहती थी, जो 2 ही किस्त आई हैं उनकी, बाकी वह नहीं लिख पाई। उनका भी मन था कि मैं ये 4 घंटे जो होश में रहती हूँ, इसी के बीच लिखूँ। उन्होंने मुझे दिखाया भी, ये देखो मैं लिख रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप 90 साल की उम्र में इस हालत में भी कलम पकड़कर वह हम लोगों के लिए, या हमारे लिए कहेंगे, हमारी ही संपत्ति है, लिख रही हैं। कितनी ज़्यादा प्रेरणा देती है इस बात। तब जब नवारुण और ने जाना कि मेरे दोस्त ने विश्वासघात किया है मेरी माँ के साथ, तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जब उठा के वो अपने घर लाए उनको, क्योंकि वह उनके साथ नहीं रहती थी, दूसरे क्वार्टर में रखा था उनको, क्योंकि उनको बचपन में चिढ़ थी कि मेरी माँ छोड़ के गई हैं। तो जब उठा के लाया गया तो उनके बिस्तर के नीचे क्या कहना चाहिए, गद्दे के नीचे उन्होंने बहुत से काले जादू वाली चीज़ें देखी जो करके रखी थी। तो मतलब वो नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने फिर उस माँ के उस घर का शुद्धिकरण भी कराया, अपने घर का भी कराया, कि मेरी माँ जिंदा रहे। यह देखिए प्यार। पर वो जो विश्वासघातक था वो कहाँ तक जा सकता था, जिसे पाला पोसा सब कुछ किया, वो काला जादू तक करने को तैयार। पर खुशकिस्मती कहिए, चाहे वो घर ले आए उन्हें और साल भर जिंदा रहीं, और माता और बेटे, माँ बेटे का जो मिलन, वह भी एक सुखद है। वही बात, बस उतनी सी बात हुई थी, वह भी हॉस्पिटल में। उसके बाद उनकी बात नहीं हो पाई। उसके बाद नवारुण जी अपनी चिकित्सा के लिए कभी दिल्ली कभी बॉम्बे जाते रहे। फिर महाश्वेता देवी ने अपने बेटे की मृत्यु का गम भी उठाया। एक माँ के सामने बेटे की मृत्यु, 66 साल की उम्र बेटे की, बहुत दुखदाई है। इतना ही कहूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं भावुक हो रही हूँ। मुझे नवारुंदा का चेहरा, प्रणति दी का चेहरा बहुत ज़्यादा आंखों के सामने घूम रहा है। उनका बेटा तथागत, नवारुण और प्रणति दी का बेटा तथागत मुझे बुआ के नाम से ही पुकारते हैं। इतना, जब प्रणति दी को भी बोन कैंसर हुआ तो मैंने जस्ट ऐसे ही फ़ोन किया था, मेरी ये किताब कब निकलेगी। बंगला की अनुवाद की किताब निकलने वाली थी उनके प्रकाशन से, नवारुण के प्रकाशन से, भाषा बंधन नाम है उसका। तो उसने कहा, माँ की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है बुआ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ।
आधा घंटा तक रात के 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक वो लड़का फ़ोन नहीं रख रहा था। उसकी आँखों में आंसू थे जो मैं यहाँ से महसूस कर रही थी। क्या करूँ मैं बुआ, मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकती हूँ, इस पे तो बस नहीं है। और 6 महीने का टाइम दिया है, मैं 3 साल में 3 जनों को खोऊंगा। आप सोच सकते हैं उस लड़के की स्थिति, जिसकी उम्र तब 40 के करीब भी नहीं, 40, 38, 39 होगी। फिर प्रणति दीदी चली गई। उनका एक ईमेल मेरे पास आज भी सुरक्षित है। उन्होंने उसी किताब के बारे में मुझसे कहा, मैंने लिखा था कि कितना पैसा हुआ, तो वो एक स्मृति चिन्ह कहिए मेरे पास प्रणति दी की है। और प्रणति दी ने उस किताब में भूमिका प्रणति दी ने ही लिखी। बोदी दीदी तो नहीं कहूँगी, बोदी नहीं लिखी। ये चीज़ें जो हैं मैं ज़िंदगी पर संभाल के रखना चाहती हूँ। किसी और दिन और बाकी कहानियों पर अगर कह पाई तो कहूँगी, लेकिन कहानियों पर कहना मेरे लिए उतना आसान नहीं जितना मैं उनकी जीवन के बारे में कह पाई, क्योंकि मैं एक समीक्षक या आलोचक नहीं, मैं एक पाठ की दृष्टि से ही उनकी सारी रचनाओं को देखूँगी और कहूँगी।